नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल चुनाव की हवा बदल रही है और इस बार झोंका हल्का नहीं तूफानी है। सबसे ज्यादा दबाव में दिख रही हैं ममता बनर्जी, जिनकी राजनीति कभी आक्रामक अंदाज और सड़कों की ताकत से पहचानी जाती थी, वही अब बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है और ममता दीदी सुप्रीम दरबार में भी फंसी हुई है। दरअसल कल आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। यह सुनवाई ईडी की उस याचिका पर होनी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि 8 जनवरी को आईपैक के ऑफिस और उसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाधा डालने की कोशिश की थी। तो कल सुप्रीम सुनवाई से पहले क्या कुछ चल रहा है आपको बताएंगे। पर मुसीबत सिर्फ एक नहीं है। कोयला घोटाले के मामले में भी ममता बनर्जी और उनके चहेते नेता ईडी की चंगुल में हैं और एसआईआर से तो ममता बौखलाई हुई है ही। इसी बौखलाहट के बीच ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला भी बोला है। उन्होंने आयोग को टॉर्चर कमीशन बताया और हिटलर और तुगलकी अंदाज में काम करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि क्या कोई तुगलकी आयोग चुनाव कराता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग जिलाधिकारियों को निर्देश दे रहा है और चेतावनी भी दी है कि अगर किसी वैध मतदाता का नाम हटाया गया तो उनकी पार्टी इसका तीव्र विरोध करेगी। तो ईडी, ईसी और एससी के चंगुल में कैसे फंसी है ममता, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इससे पहले तो कपिल सिब्बल बीमार हो गए थे। कल क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो पाएगी? देखिए, कल तो नहीं टलेगा, क्योंकि पिछले 1-2 एपिसोड में ये देखने को मिला है कि जज साहब बड़े नाराज हो जा रहे हैं। अभी एक कोई केस की सुनवाई चल रही थी तो सिंघवी साहब किसी और जगह थे, उन्होंने कहा भाई फोन करके उनको बोलो। तो कोर्ट जो है चीजों को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन ये मसला ऐसा है कि ममता बनर्जी बैकफुट पे आ गई है। आज टीएमसी की तरफ से क्या ऐलान किया गया, बकायदा सोशल मीडिया पे ट्वीट किया गया। ये कहा गया कि तमाम तरह की केंद्रीय एजेंसियों के जरिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मतलब आप अपनी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से आप सुप्रीम कोर्ट, ईडी, इलेक्शन कमीशन, केंद्र सरकार के ऊपर आप ये आरोप लगाएं कि माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आप क्या कर रही हैं? सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना होता तो उससे बहुत पहले ही लग गया होता। आप ईडी की कार्रवाई में घुस करके वहां से फाइल उठा करके लेकर के भाग रही है और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंच रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में आप यू टर्न ले रही हैं। पिछली बार सुनवाई हुई तो सबको कहा गया कि भाई जवाब देना। ममता बनर्जी ने क्या जवाब दिया? कहा हमने कुछ नहीं किया, हम तो वहां गए और वहां हमने ईडी के बाबुओं से हमने रिक्वेस्ट किया कि जो मेरा है वो दे दो, और उन्होंने चुपचाप दे दिया और हम वापस चले आए। बाद में बाकी सब काम अपने से होता रहा। हम कोई चीज वहां से उठा के नहीं लाए, कोई ऐसा आइटम। आप देखिए, आप वहां धौंस जमा करके गई और कानूनन आप इस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के झूठ बताई की। तो प्रतीक जैन के घर के बाहर यह हरा हरा फाइल, आपने कहा कोई फाइल आप लेकर के आई नहीं, वो हरा हरा फाइल वो लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो कल तो मामला ममता बनर्जी के खिलाफ जाने वाला है, क्योंकि केस ये है कि सुप्रीम कोर्ट कल वहां जो आपके साथ अगंपनी किए गए डीजीपी और अधिकारी और आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बातचीत है। और ऐसा लग रहा है कि वकीलों ने कह दिया कि यह बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके तो वीडियोस हैं। आपने कह दिया
कि आईपैक का दफ्तर नहीं, ये टीएमसी का ऑफिस था। भाई ना वेबसाइट है आपके पास कहीं ये बताने कि भाई ये आपका वो आईटी हेड है, वो आपका दफ्तर है, ये कहां डिक्लेयर हुआ था? और कोई चोरी छिपे तो ये लोग गए नहीं, बकायदा पुलिस को बता करके गए। और पार्टी दफ्तर अगर है भी तो आप वहां घोटाले का सामान रखिएगा तो ईडी नहीं पहुंचेगी, कोई कानून तो लिखा हुआ है नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि वकीलों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाई इसको तो बस एक ही काम किया जा सकता है कि और भी बहाना बनाओ, कभी तबीयत का, कभी किसी और चीज़ का, किसी और चीज़ का, कि ताकि 4 तारीख गुजर जाए। और बताया जा रहा है कि 4 तारीख को घोषणा हो जाएगी इसकी क्या इलेक्शन की। तो ये टालम टोल करने का ये जो प्रवृत्ति है उसमें फंसी हुई है। बहुत ही कल क्रूशियल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने, मतलब अब टाल नहीं पाएगी ममता बनर्जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब तक आईपैक मसले को लेकर जितनी भी बार सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट का रुख तो काफी सख्त नजर आ रहा है। तो कल की सुनवाई से पहले क्या कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर, और कल क्या उम्मीद जताई जाए, क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ईडी की तैयारी तो पूरी है। देखिए, इन लोगों के पास तो एक ही ऑप्शन है कि इस सुनवाई को जितना ज्यादा टाइम तक टाला जा सके। और कपिल सिब्बल इन बातों में, इन कामों में माहिर माने जाते हैं। पिछली बार भी कहा कि तबीयत खराब हो गई है तो सीनियर एडवोकेट ही नहीं रहेंगे तो फिर सुनवाई कैसे होगी। अब इस बार भी अगर तबीयत खराब हो, इंगेजमेंट दिखाएं, आगे के लिए टालने की कोशिश करें तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट के जज कुछ नहीं कर सकते। अगर वकील की तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, तो उस समय सुनवाई तो हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए इसे टालने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ईडी अलग अंदाज में बैठी है कि अगर ये सुनवाई लंबे समय तक टलती है तो भी ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर रहे ना रहे, चुनाव हारे या जीते, उनके ऊपर केस तो होगा। इसीलिए 2 महीना समय लगे, 3 महीना समय लगे, इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन दूसरी तरफ क्या ममता बनर्जी को ऐसी खुली छूट दे दी जाएगी? इसलिए ईडी ने दूसरा तरीका अपनाया कि अभी आईपैक के मामले में, और दूसरे तरफ ये जो कोयला घोटाला है उसी से आईपैक का कनेक्शन जुड़ा है। तो आईपैक के ऊपर जब छापेमारी की गई, उसका कनेक्शन था मनी लॉन्ड्रिंग, और मनी लॉन्ड्रिंग कोयले घोटाले में हुआ था। कोयले घोटाले का पैसा इन लोगों ने गोवा चुनाव में खर्च किया, अरविंद केजरीवाल की तरह। और गोवा चुनाव में 20 करोड़ का आरोप जो लगा है इन लोगों के ऊपर, उसके सारे मनी ट्रेल्स अभी भी ईडी के पास है। तो इसने सोचा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे, ममता बनर्जी का हौसला और बुलंद हो जाएगा। इसलिए 8 तारीख को पहली रेड हुई और सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो 13 तारीख को फिर से रेड हो गई। और उस रेड के बाद फिर ईडी की टीम चुपचाप नहीं बैठे रही, फिर कोलकाता के बाद आसनसोल में रेड किया, बांकुरा में रेड किया, और रेड में अब तक ये 15 दिन के अंदर 322 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। मतलब ये सारी प्रॉपर्टी ये चुनावी फंड के हैं जो ममता बनर्जी आसपास के लोगों को अपने साथ जोड़ रही है, बिजनेस पर्सन को। और बिजनेस हाउसेस अब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, ममता बनर्जी के पार्टी के साथ जुड़े तो फिर इसका कनेक्शन कहीं हमारा कोयला घोटाले से न जुड़े, दूसरे घोटाले से न जुड़े। और ईडी की टीम को जिस तरीके से ममता बनर्जी ने प्रोवोक किया है, आगे भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ईडी ने सोच लिया है चुनाव अपनी जगह चलते रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी, और ममता बनर्जी के खिलाफ इसी तरीके से वो कार्रवाई भी करती मतलब रहेगी। मसला सिर्फ एक नहीं है, आईपैक का तो मसला है ही, कोयला घोटाला भी है, एसआईआर से तो वो वैसे ही परेशान है। लेकिन ईडी जिस तरह से लगातार कोल स्कैम में रेड कर रही है, जब्त कर रही है, उससे ममता कैसे परेशान हो सकती है? देखिए ममता बनर्जी ये इस केस में बचेगी नहीं। द ओनली कंसर्न उनके सामने ये है कि एन केन प्रकारेण उनकी सरकार जो है वो बनी रह जाए, और इसलिए वो बार बार वो हंगामा कर रही है। अब देखिए, अब वो कह रही है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो एक तरह तरह की बातें कि भाई ये स्टूज हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, नहीं हो गया है। क्यों अचानक से ये बयान आया? कल के कार्यक्रम में मैंने कहा था कि कल देर शाम एक आदेश पास किया गया कि ये जो सरकारी योजनाओं, अब हुआ क्या, इन लोगों ने क्या गड़बड़ी की है
कि एक तो एसआईआर को लेकर के रोज कुछ न कुछ दिया जा रहा है। आज कल हमने बताया था कि वो जो योजनाएं हैं जमीन का लेकर के, वो जो मुख्यमंत्री से वहाँ की सरकार जो चलाती है, उसके सर्टिफिकेशन को वैलिड मानकर बहुत सारे बीएलओज ने कह दिया कि नहीं ये यहीं के लोग हैं, कि जमीन के ट्रांजैक्शन का कोई भी दस्तावेज अगर आप दिखाते हैं तो ये इससे साबित हो जाता है कि आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक चिट्ठी भेज दी, वो कह दिया कि भाई जमीन के ट्रांजैक्शन का तो होगा लेकिन रजिस्ट्री, ये नहीं कि सरकार के द्वारा कुछ योजना के तहत आपको कुछ मिला है उससे ये कंफर्म नहीं होगा। महुआ मोइत्रा को आज भेजा गया सामने उतर के, उस बात को लेकर के बहुत परेशान, क्योंकि इसमें बहुत सारी इस तरह की चीजें समझ में आ रही है कि अलग अलग स्कीम के जरिए जो बेनिफिशियरीज आपने क्रिएट किए उसके सर्टिफिकेट को जमा करके बीएलओ ने जो उसको अपलोड कर दिया है। आप इस बात को समझिए। और इसी चीज को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है कि ममता बनर्जी को लग रहा है कि ये तो कोई भी हम ट्रिक खेलते हैं वो फेल हो जाता है। वो जितना एसआईआर के लिए जो फर्जीवाड़ा जो पिछले 3-4 महीने में वो छापा खाना बन गया था सर्टिफिकेट का, रेजिडेंस का, तो इसका तो उसका, वो सब इनवैलिड हो गया है। फिर इन्होंने मतलब ये आप ये देखिए लुका छुपी खेला जा रहा है इलेक्शन कमीशन के साथ, और हर बार इलेक्शन कमीशन जो है इनको पकड़ ले रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप इलेक्शन कमीशन को गालियां भी देती हैं और इलेक्शन कमीशन के पास जाती हैं मिन्नतें भी करने। आप इलेक्शन कमीशन पे अविश्वास भी दिखाती हैं, अपने सांसदों को भेज देती हैं मिन्नतें करने। अगर आप लड़ रही हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आप इन सब बातों को रखिए कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको जो है कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि आप गलत पोजीशन के ऊपर खड़ी हैं। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि 28 तारीख आते आते ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक लार्ज स्केल वायलेंस जो है कहीं से खबर आ जाएगी, तो मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि 28 तारीख आते आते पहले तो ममता बनर्जी हमेशा चुनाव आयोग पर आरोप लगाती थी, कड़े शब्दों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब अपने ताजा बयान में जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रही है उससे क्या लग रहा है कि क्यों इतनी ज्यादा बौखलाई हुई है? क्या चोट कहीं और पड़ी है? देखिए, एक राज्य नहीं है जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, और विपक्ष की पार्टियां इसे दो तरह से इस्तेमाल कर रही है, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो। बिहार में एसआईआर हुआ तो भी इन लोगों ने इस्तेमाल किया एसआईआर की प्रक्रिया पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की। उसकी इसी तरीके से अभी केरल में हो रहा है, पुडुचेरी में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, असम में स्पेशल रिवीजन हो रहा है। अलग अलग राज्यों में विपक्ष की पार्टियां इसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है परसेप्शन बनाने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक ही समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया से उनके चुनाव पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, भले ही इसको हम दलित ओबीसी कार्ड के तौर पर देखें और उसको भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी दिखाएं, ताकि ये परसेप्शन क्रिएट हो कि पीडीए यानी उनका जो गठबंधन है उन जातियों के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये सामान्य पॉलिटिकल परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश है। लेकिन तमिलनाडु में स्टालिन भी यही बात कर रहे, केरल में पिनराई विजयन, कांग्रेस भी यही बात कर रही है। ममता बनर्जी केवल वो बातें नहीं कर रही, क्योंकि उनको पता है कि एसआईआर की प्रक्रिया से पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रभावित होने वाला है। ये लोगों को पता है कि नहीं होगा, लेकिन ममता बनर्जी को पता है। वो 58 लाख वोटर, ऐसा नहीं है कि बिहार में वोट नहीं कटे, या फिर पुडुचेरी में नहीं कट रहे हैं, या फिर तमिलनाडु में नहीं कट रहे, उत्तर प्रदेश में नहीं कट रहे, लेकिन यहां जो कट रहे हैं उनसे इन लोगों को उतना प्रभावित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्हें पता है कि 58 लाख वोटर ही नहीं कटे, बल्कि हमारे 58 लाख वोटर कट गए हैं। ये सारे फर्जी वोटर जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, ये हर जगह पर टीएमसी के लोग जो बूथों पर कब्जा करके बैठे हुए थे, ये फर्जी वोटिंग करवाते रहे हैं। और उसके बाद आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तो सेकेंड फेज का खत्म हुआ है एसआईआर, उसके बाद स्क्रूटनी होगा।
जो कि जितने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम रखा गया है उन लोगों का नाम भी कटेगा। 91 लाख हैं जिनके स्क्रूटनी की तैयारी चल रही है। ये तो 6 लाख से ज्यादा वो है जो सर्टिफिकेट देने ही नहीं गए, डर गए थे अगर सर्टिफिकेट देंगे तो हो सकता है ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में मामला भेज दे, ये घुसपैठिए हो सकते हैं जिनको डर लग रहा था कि वापस न भेज दे। उसके बाद यो लोग जो सर्टिफिकेट दे चुके हैं उनका नाम भी कटेगा। तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर 8 से 10% वोट, अभी तक 7% से ज्यादा पश्चिम बंगाल के वोट कट चुके हैं, अगर 8 से 10% वोट कटते हैं जो इन्हीं के वोट हैं तो ये घटकर कहां आ जाएगी? ये 40-42% से घटकर 35-33% तक आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 38% से बढ़कर 42-44% पर आ जाएगी। मतलब ये चुनाव हारने वाली है। तो अब बौखलाहट तो दिखाई पड़ेगी। इनको दूसरे लेवल पर उन फ्रस्ट्रेटेड लोगों को और मजबूर लोगों को दिखाना है कि नहीं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चाहिए तो कह रहे हैं कि नहीं, जितने अधिकारियों के ऊपर अगर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की सबको हम प्रमोट कर देंगे हमारी सरकार आएगी तो, क्योंकि वो लोग डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि चुनाव आयोग से टकराने का मतलब है अपना कैरियर बर्बाद कर लेना। तो अभी स्थिति ममता बनर्जी के साथ यही है कि जो बचे कुछ आधार हैं, लोग हैं, उन लोगों को बनाए रखना है तो आपको मजबूत होकर दिखाना पड़ेगा कि मेरी सरकार आ रही है। और उसी परसेप्शन की जंग अभी ममता बनर्जी हारती दिख रही है। इसलिए बौखलाहट उनकी बातों में, उनके चेहरे पर हर जगह दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बंगाल की राजनीति पर दबदबा रखने वाली ममता बनर्जी अब 3 तरफ से घिरती नजर आ रही है। ईडी, ईसी और एससी, यानी जांच, चुनाव और न्याय, तीनों मोर्चों पर दबाव है। उधर चुनावी मोर्चे पर भी तनाव चरम पर है। चुनाव आयोग के साथ टकराव खुलकर सामने आ गया है। आयोग पर टॉर्चर कमीशन जैसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल ये दिखाता है कि चुनाव से पहले ममता हार मानती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है बंगाल चुनाव में क्या होगा? आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।